हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डाउट फ्री क्लासेस के अंदर। आपका कोई भी डाउट, आपका जो भी कोई डाउट है वो आपका डाउट नहीं रहेगा। हम उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अब हम और हमारी टीम आ गई है आपकी हेल्प करने के लिए, आपके डाउट्स को दूर करने के लिए। तो जैसे कि हम जानते हैं कि क्लास 10th के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, और क्लास 10th के एग्ज़ाम के अंदर एक सब्जेक्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है एसएसटी। तो एसएसटी सब्जेक्ट जो है उसकी हम बात करेंगे। हम इंग्लिश मीडियम वाले जो बुक्स हैं उनको करेंगे कंप्लीट, और ट्रस्ट मी वो जो बुक्स हैं उनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम कर लेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि वो जितने भी हम करें, जितने भी टॉपिक्स हम कंप्लीट करें, वो टॉपिक्स आपको आपके एग्ज़ाम के अंदर मिल जाएं। तो और हम कंप्लीट बुक्स का तो रिवीजन करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारा बुक हम लेंगे वो लेंगे हम पॉलिटी। पॉलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इससे क्वेश्चंस भी बहुत आएंगे। और हम पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर जो कि पावर शेयरिंग, जिसका नाम पावर शेयरिंग है, इस चैप्टर को रिकॉल करेंगे। जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी हम इस चैप्टर को रिकॉल करेंगे, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो, आपको पढ़ने में बहुत आसानी रहे, और उसके साथ ही आप अपने क्वेश्चंस लिखने में भी इम्प्रूव कर पाओ, आपकी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव हो जाएं। तो हम अब हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। पावर शेयरिंग जैसा कि हम जानते हैं, वी नो दैट इट सीम्स ए नेगेटिव टर्म, बट एक्चुअली ये नेगेटिव टर्म नहीं है, ये एक पॉजिटिव टर्म है। एंड वाई सो? वो इसलिए क्योंकि अगर आप इस टर्म को देखेंगे केवल, तो ये लगेगा कि आपकी पावर को तोड़ा जा रहा है। लेकिन आप सपोज कीजिए एक कंट्री का गवर्नमेंट है, अगर उस गवर्नमेंट के ऊपर उसकी सारी की सारी पावर जो है वो शेयर नहीं की जाए, अलग अलग लेवल्स के अंदर शेयर नहीं की जाएगी, तो फिर देखिए उसका बेनिफिट, उसका जो ड्रॉबैक होगा वो क्या होगा, जो गवर्नमेंट है वो डिक्टेटरशिप बन जाएगी। इसलिए पावर शेयरिंग जरूरी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें पता है हम इतना, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इसको बिल्कुल एलेबोरेट करके पढ़ें, हमें फास्ट क्विक रिवीजन करना है। तो इसके लिए हम बात करते हैं, 2 कंट्रीज़ के एग्जाम्पल लेते हैं, एक श्रीलंका और एक बेल्जियम। ये दोनों कंट्रीज़ हैं। इन दोनों कंट्रीज़ का हम एग्जांपल लेके बात करेंगे कि इस देश में क्या हुआ, यहाँ पे पावर शेयरिंग यूज़ की हुई थी या नहीं हुई थी, यहाँ पे पावर शेयरिंग यूज़ हुई थी या नहीं हुई थी। इन दोनों कंट्रीज़ का हम एग्जांपल लेके और हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसे इन दोनों के अंदर क्या क्या हुआ। श्रीलंका, पहले श्रीलंका ले लेते हैं। अब सबसे पहले हम किसी भी कंट्री की बात कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें उसकी पढ़नी होती है एथेनिसिटी। एथेनिसिटी का एक नॉर्मल मतलब होता है कि लोग, वो जहाँ रह रहे हैं वहाँ के लोग, उनका कल्चर, मतलब एक सोशल डिवीजन। बेस्ड ऑन द कल्चर। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ जो मेजॉरिटी में थे, वो मेजॉरिटी में जो लोग थे वो थे सिन्हाला। ये एक लैंग्वेज है, याद रखें, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सिन्हाला इज ए रिलीजन और ए लैंग्वेज। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस इज ए लैंग्वेज, सिन्हाला इज ए लैंग्वेज। और ये वहाँ पे मेजॉरिटी में है। कितने? वहाँ की जो पॉपुलेशन है अप्रॉक्स 2 करोड़, वो उनमें से 74% पीपल जो है वो सिन्हाला स्पीकर्स हैं। उसके बाद में 18% पीपल तमिल। अगेन तमिल इज ए लैंग्वेज, लेकिन इसमें फर्दर बाइफर्केशन है। कैसे? 13% श्रीलंकन तमिल एंड 5% इंडियन तमिल। अब ये आप पूछोगे कि ये 5% इंडियन तमिल वहाँ से कहाँ चले गए? बिकॉज जब हम कॉलोनी थे,
जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का राज था तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ से कुछ लोगों को भेजा था श्रीलंका में फॉर कल्टीवेशन पर्पस, फॉर प्लांटेशन पर्पस, क्योंकि उन्हें इंडिया में सिखा दिया गया था काम। तो उनको जब भेजा गया तो वो लोग वहाँ जाके रहने लगे, उन्हें वापस नहीं लाया गया, तो 5% वो लोग हुए और 7% क्रिश्चियंस, 7% क्रिश्चियंस हो गए, ईसाई। बाकी जो एक बचा हुआ है वो ट्राइबल पीपल थे। ये यहाँ का एथनिसिटी हो गया, हमें ये एथनिसिटी पढ़ना था सबसे पहले। अब इसके बाद में देखेंगे श्रीलंका के अंदर मेजोरिटेरियनिज्म की एक प्रोसेस फॉलो हुई। मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब होता है एक बिलीफ सिस्टम है, ये एक बिलीफ सिस्टम है। क्या है ये? इसका मतलब ये होता है कि जो लोग मेजोरिटी में हैं वही रूल करें, गवर्नमेंट उनकी बने। जैसे यहाँ पे 74% सिन्हाला स्पीकर्स थे, तो इसलिए सिन्हाला स्पीकर्स की ही गवर्नमेंट बने, सिन्हाला स्पीकर्स को ही प्रिविलेजेस मिले, इसको बोलते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। तो इस सिस्टम को फॉलो किया श्रीलंका ने। अब इसका देखो उनको ड्रॉबैक क्या हुआ, उन्होंने ऐसा किया कैसे? 1956, सबसे पहले बात करते हैं 1956 की। 1956 में उन्होंने एक एक्ट पास किया और एक्ट पास करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। फिर भी वो रुके नहीं, सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के बाद में उन्होंने क्या किया, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा, मिटा देता हूँ इसको। सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया और बौद्ध धर्म को इसको कंट्री का नेशनल रिलीजन बना दिया। अब इससे क्या हुआ, अगर आप इसको आगे देखेंगे तो आप देखो होगा क्या। जब इसको नेशनल लैंग्वेज बना दिया सिन्हाला को, कहाँ गया ये रहा, यहाँ लिख देते हैं फिर से, इसको नेशनल लैंग्वेज बना दिया, इसको नेशनल रिलीजन बना दिया। तो क्या हुआ कि इन लोगों को जो कि बुद्धिस्ट थे, जो सिन्हाला लैंग्वेज को बोलते थे, उन लोगों को प्रिविलेज मिलने लगे, उन लोगों को हर जगह रिजर्वेशन मिलना लगा। हर जगह जो आपके हायर रैंक्स हैं, हायर पोजीशंस है, एजुकेशन सिस्टम है, उस सब में इनको रिजर्वेशन मिलने लगा। लेकिन बाकी जो तमिल थे और जो क्रिश्चियंस थे, क्रिश्चियंस, इन लोगों के जो राइट्स थे उनको वायलेट किया जाने लगा। तो क्या हुआ, इनके बीच में तमिल और सिन्हालाज के बीच में, और तमिल एंड क्रिश्चियन और सिन्हालाज, इनके बीच में जो गैप है वो बहुत बढ़ने लगा। इन लोगों के अंदर एक सिचुएशन ये आ गया था, इनमें कॉन्फ्लिक्ट था नॉर्मल, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा, इतना रेज हो गया कि श्रीलंका सिविल वॉर के सिचुएशन में चली गई। और इसीलिए जो तमिल पीपल है, तमिल पीपल ने बाद में जाके एक LTTE नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और उस ऑर्गेनाइजेशन ने डिमांड की एक अलग से डिफरेंट और सेपरेट स्टेट, जिसका नाम था तमिल इलम। इसका मतलब है तमिल स्टेट, मतलब उनके लिए पर्टिकुलर स्टेट की डिमांड करती। अब इससे क्या हुआ, देखो आप देखोगे कि एक कंट्री जहाँ पे मेजोरिटेरियनिज्म की प्रोसेस फॉलो हुई, ये बिलीफ माना गया, वहाँ पे देखिए क्या हुआ, वहाँ पे देश टूट गया, वहाँ पे सिविल वॉर की सिचुएशन आ गई। और सिविल वॉर का मतलब होता है एक ही देश की दो कम्युनिटीज़ परस्पर एक दूसरे के साथ इतना उलझ जाए, इतना फाइट करने लगी कि वो अपने डेवलपमेंट को भूलकर एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने लगी। तो इससे नुकसान किसका होगा, देश का होगा। अब दूसरे पे आ जाते हैं बेल्जियम पे। बच्चों थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, फास्ट चलने का मतलब यही है क्योंकि हमें जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें हमारा सारा जो सिलेबस है उसको कवर करना है विदिन 2 days। बेल्जियम, अगर आप बेल्जियम की बात करें तो इसके अंदर मेनली 2 रीज़न थे। अगर हम इसको ये ऐसा मैप माने उसका, तो ये फ्लैमिश रीजन और वलूनिया रीजन। इसके अंदर डच स्पीकिंग पीपल रहते थे, डच लैंग्वेज।
और यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज, और यहीं पे इस एरिया के अंदर जर्मन स्पीकिंग लोग रहते थे। अब देखिए, देखते हैं कि पूरे देश के अंदर मेजॉरिटी में कौन था। पूरे देश के अंदर मेजॉरिटी में था डच बोलने वाले 59%, और फ्रेंच बोलने वाले 40%। 1% थे, केवल 1% जर्मन पीपल। अब देखिए 100% पूरा हो गया। ये जो है, अब पूरे देश के अंदर ये हाल था कि डच लोग मेजॉरिटी में, फ्रेंच लोग उनसे कम, और जर्मन पर्सन ओनली 1%। लेकिन इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो इसकी कैपिटल का नाम ब्रसेल्स। ब्रसेल्स के अंदर इसके ऑपोजिट था। क्या ऑपोजिट था? फ्रेंच जो लैंग्वेज थी उसको बोलने वाले 80% लोग, और डच 20% लोग। लेकिन फिर भी ब्रसेल्स आज के दिन EU, यूरोपीय यूनियन, जो कि 1993 में बना था, उसका हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह केवल इतनी सी है बच्चों, क्योंकि इन्होंने अकोमोडेशन का सिस्टम फॉलो किया। इसको फॉलो किया, अकोमोडेशन की बिलीफ। जैसे एक मेजोरिटेरियनिज्म एक बिलीफ है, वैसे ही अकोमोडेशन भी एक बिलीफ है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? इसके अंदर होता है कि सबको साथ लेके चलो, सब इक्वल अपना पार्टिसिपेशन दो अपने देश के डेवलपमेंट के अंदर, अपनी कम्युनिटी के डेवलपमेंट के अंदर। इसलिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1970 से लेके 1993 तक 4 टाइम्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड 4 टाइम्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ? उन्होंने हर किसी की, जो माइनॉरिटी में थे उनकी भी बातें सुनी, उनकी भी बातें समझी, जो मेजोरिटी में थे उनकी भी बातें सुनी। तो इन्होंने अपने जो पावर को है वो शेयर किया। अब देखो श्रीलंका के अंदर हमने देखा था, वहाँ पे पावर शेयरिंग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सारी की सारी पावर किसके पास रखी गई? मेजोरिटी के पास। गवर्नमेंट को पाने के लिए मेजोरिटी को पावर दी गई। लेकिन अभी अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखिए इन्होंने क्या किया, ब्रसेल्स के अंदर एक अलग गवर्नमेंट, सेंट्रल, और स्टेट्स अलग के लिए स्टेट गवर्नमेंट, और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट थी जिसके पास कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स थे, जैसे एजुकेशन, लैंग्वेज, कल्चरल। अब इससे देखो फायदा क्या होगा? इन चीज़ों के ऊपर किसी भी गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं। स्टेट गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी ज़रूरी नहीं था कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ बोले और स्टेट गवर्नमेंट को वो मानना ही मानना पड़े। तो इसलिए आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उस देश ने डेवलप किया, वहाँ पे पीस था, और इसीलिए EU का हेडक्वार्टर ब्रसेल्स के अंदर बना हुआ है। क्यों? क्योंकि वो ये मानते हैं, ये सोचते हैं और ये चाहते हैं कि हमारा देश डेवलप करे। आज भी वो डेवलप है, और अभी वो और आगे डेवलप हो रहा है। लेकिन श्रीलंका की सिचुएशन, श्रीलंका में अभी मार्शल लॉ लगाए थोड़े टाइम पहले। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो अकोमोडेशन है ये ज़रूरी क्यों है। देखो इसके वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, हम ये इस क्वेश्चन की बात करेंगे। वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वो दोनों के दोनों आपको याद भी रहने चाहिए, क्योंकि उनसे क्वेश्चन आपको 100% श्योर आपके एग्जाम में मिलेगा। पावर शेयरिंग, वाई डिज़ायरेबल। अब देखिए इसका एक मॉरल रीज़न हो सकता है। मॉरल रीज़न कैसे? मॉरल रीज़न बहुत छोटी सी बात है कि आप इसको एक एग्जांपल से लीजिए। हमारी गवर्नमेंट रोड पे से जो इंक्रोचमेंट कर लेते हैं, उनकी जो स्टॉल शॉपकीपर्स होते हैं, स्टॉल के ऊपर चीज़ें बेचते हैं, स्टॉल वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, तो उनकी जो स्टॉल्स हैं उनको हटवा दिया। तो एक तो उनको केवल हटवा दिया जाए, तो वो तो एक गवर्नमेंट रूल हो गया। लेकिन उसको हटवा के और किसी और जगह फिक्स कर दिया जाए, ये एक मॉरल रीज़न हो गया। जिससे क्या हो, जिससे उनको परेशानी ना हो। तो इसलिए अब अगर आप देखोगे तो मॉरल का मतलब होता है एक मॉरल ड्यूटी, जैसे आप नैतिकता बोलते हो हिंदी के अंदर, मॉरल ड्यूटी वो हो जाती है। आप देखोगे आपको पता चलेगा कि मॉरल का मतलब होता है कि किसी काम को करना लेकिन दूसरे को बिना हार्म पहुंचाए। और दूसरा हो जाएगा प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल का मतलब है कि
इट रिड्यूसेस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज इन विद इन ए कंट्री। रिड्यूस करता है क्या? कॉन्फ्लिक्ट को। बहुत छोटी सी बात है, कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर देता है, प्रूडेंशियल रीजन। और मॉरल रीजन का मतलब एक नैतिक रीजन। नैतिक रीजन जैसे अगर आप रोड पे जा रहे हैं, कोई अगर आपको इंजर्ड पर्सन मिल गया, देन यू हेल्प देम, तो ये एक मॉरल रीजन होता है। किसी ने आपको फोर्स थोड़ी ना किया, यू हैव टू हैव हेल्प देम, नो इट्स नॉट लाइक दैट। दैट्स वाई ये दो रीजन है। यहाँ पे आपका जो मेन जो पॉइंट्स हैं, मेन जो फैक्टर्स हैं, वो आपके कवर हो चुके हैं। इसके बाद में जो मिलते हैं वो आपको मिलता है कि पावर शेयरिंग जो है वो गवर्नमेंट के अंदर किस किस लेवल पे होती है, कितनी तरह की पावर शेयरिंग होती है। तो अब आपका जो लास्ट टॉपिक आ जाता है इस चैप्टर का, वो है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पहला, गवर्नमेंट की, अगर आपको गवर्नमेंट की पावर को शेयर करना है तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स। देखो कैसे, जैसे हमारी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो यहां पावर शेयरिंग कैसे होती है? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और थर्ड जुडिशरी। इधर देखिए ये तीनों चीजें। अब देखिए इनका अलग अलग काम है। इसका मेकिंग रूल्स फॉर अस, इसका इंप्लीमेंट दीज रूल्स, और इनका कीप आई ऑन बोथ ऑफ देम। इन तीनों का अलग अलग काम। अब देखिए पावर शेयरिंग होगी, क्यों? अब अगर ये कुछ भी रूल बनाएंगे तो इनको ये चेक करेगी कि सही बना रहे हैं नहीं बना रहे, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं नहीं बना रहे। ये इनको इंप्लीमेंट करेंगे तो फिर ये देखेगी वापस से कि भाई ये जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं कहीं अपने अपने लोगों को तो नहीं बेनिफिट दे रहे हैं उन चीज़ों का। और लास्ट में जुडिशरी का दो काम है। एक तो इनके ऊपर ध्यान रखना, मतलब इनकी जो भी ये काम कर रहे हैं उनके ऊपर कीप एन आई ऑन देम, और सेकेंड है लोगों को जस्टिस प्रोवाइड कराना to the people। सेकेंड, पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड हो जाता है एट डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स। अब डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स कैसे? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अगर आप यही चीज़ देखें बेल्जियम के अंदर, तो बेल्जियम के अंदर अगर आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट, वहाँ पे भी पावर शेयरिंग होती है। लेकिन श्रीलंका के अंदर पावर शेयरिंग नहीं हुई, तो श्रीलंका जो डेवलप नहीं कर पाया। हमारे यहाँ पे है, हम अभी डेवलपिंग कंट्री है, ओके। और थर्ड नंबर पे आ जाएगा इन डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स। जैसे प्रेशर ग्रुप्स, ETC। और फोर्थ पॉइंट आएगा पॉलिटिकल पार्टीज की फॉर्म में। यहां लिख देता हूं, सोशल ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स। मतलब अब देखिए ये जो है पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स कैसे, कि जैसे मान लीजिए किसी ने कोई भी मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट के लिए जब भी हम इकट्ठा होते हैं लोग, तो वो ग्रुप बन जाता है। जैसे और माने तो एक कॉलेज का एक ग्रुप बना हुआ है, कॉलेज के स्टूडेंट्स का, कॉलेज की यूनियन बन गई, उस यूनियन का एक ग्रुप है पूरा, तो गवर्नमेंट को वो अपनी डिमांड्स रख सकता है। और फिर पॉलिटिकल पार्टीज तो अपना फेयर रोल प्ले करती ही हैं डेमोक्रेसी के अंदर। सो ये हमारा चैप्टर पूरा हो गया। इसके 4 पॉइंट्स हैं, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट लेवल्स, पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स। ये 4 आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर पहला हमने बात किया एथनिसिटी के बारे में, फिर हमने बात की श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका की सारी डाइवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद में बेल्जियम की डाइवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ा, श्रीलंका के अंदर मेजोरिटेरियनिज्म फॉलो हुआ, और उसके अंदर बेल्जियम के अंदर हमने
अकोमोडेशन की प्रोसेस फॉलो की, फिर बाद में देखा कि पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है, उसके दोनों पॉइंट पढ़े, मॉरल और प्रूडेंशियल। फिर उसके बाद में फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ी। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग 4 टाइप की होती है, चारों की चारों हमने पढ़ ली हैं। सो आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच। अगली क्लास में हम फिर से जल्दी ही मिलते हैं।